जय श्री राधे आप सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंजिल करियर पॉइंट में। तो बताएं कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और आगे से आगे पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो पढ़ाई के ही क्रम में समय न बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट ईयर में अगले चैप्टर की तरफ, जो हमारा चैप्टर 14 है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम विभिन्न राशियों जैसे वोल्टेज, वोल्टेज, करंट, इन सभी को मेजर करने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग करते हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, वेयर द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं पहले कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं और एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, तो इनको हम थोड़ा एक पेज के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो केवल किसी भौतिक राशि की उपस्थिति को दर्शाते हैं, ठीक है, उसे हम प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और सेकेंडरी क्या होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो किसी भौतिक राशि को किसी पैमाने पर संकेत के माध्यम से, पॉइंटर के माध्यम से इंगित करते हैं, वो हमारे सेकेंडरी या द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो यहाँ पूछा गया वेयर द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। रिकॉर्डिंग क्या होता है, जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं हमारे, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। ठीक है, उसी में से रिकॉर्डिंग का उपकरण का उपयोग पूछा गया। तो रिकॉर्डिंग उपकरण का क्या होता है, किसी चीज, रिकॉर्डिंग का आप समझ रहे होंगे मतलब होता है किसी चीज को रिकॉर्ड करना। ठीक है, ठीक, रिकॉर्डिंग का मतलब किसी भी भौतिक राशि की मात्रा को किसी ग्राफ पेपर पर, ठीक है, अंकित करना। ठीक है, उसका पूरा ग्राफ तैयार कर देना, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग रखना किसके अंतर्गत आता है, रिकॉर्डिंग उपकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया टू डिस्प्ले द क्वांटिटी, मात्रा प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, प्रदर्शित करना। तो ये प्रदर्शित करना प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का कार्य है। ठीक है, दूसरा दिया गया टू रजिस्टर द क्वांटिटी, मात्रा दर्ज करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, टू रजिस्टर द क्वांटिटी। ठीक है, मात्रा को दर्ज करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हम रिकॉर्डिंग उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिससे किसी पेपर पर, ग्राफ पेपर पर हम उस पूरी भौतिक राशि की पूरी रिकॉर्डिंग तैयार करके रखते हैं, पूरी मात्रा का विवरण तैयार करके रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में संवेदनशीलता की इकाई क्या है। ठीक है, वोल्टमीटर का यहाँ पूछा गया वोल्टमीटर के बारे में। तो वोल्टमीटर क्या कार्य क्या होता है, तो वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर के द्वारा हम किसी भी उपकरण में प्रवाहित जो वोल्टेज है उसकी मात्रा को मापते हैं। ठीक है, अब पूछा गया संवेदनशीलता, तो वोल्टमीटर में प्रति वोल्ट जो प्रतिरोध होता है उसको संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं। ठीक है, संवेदनशीलता इज इक्वल टू हो जाता है प्रतिरोध, प्रति वोल्ट प्रतिरोध बटे जो वोल्ट मीटर का वोल्टेज होता है। ठीक है, और आपको पता है प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो उसे हम ओम से प्रदर्शित करते हैं, और जो वोल्टेज का मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है ओम प्रति मीटर, दूसरे में दिया है वोल्ट प्रति ओम। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा भी गलत है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए था, ओम प्रति वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ओम प्रति वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वोल्ट मीटर में संवेदनशीलता की यूनिट होती है ओम प्रति वोल्ट। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है व्हाट इज द टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए उपकरण का प्रकार क्या है। ठीक है, एक डायग्राम दिखाया गया है, ये डायग्राम जो है क्या है,
चुंबकीय सुई का है, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल है। ये क्या करती है, तो मैग्नेटिक नीडल किसी भी धारावाही चालक में, ठीक है, धारावाही चालक कोई करंट कंडक्टर है जिसमें करंट प्रवाहित हो रही है, उसमें जो उसके ध्रुवों की दिशा है उसको प्रदर्शित करती है धारा की दिशा, ठीक है। तो मैग्नेटिक नीडल है, ये कैसा प्रकार का होता है, तो ये प्राइमरी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, प्राथमिक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट है, और इसी को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, तो ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग नहीं रखता है किसी भी राशि की। दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, तो इसे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया, हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट चल लौ प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें, ठीक है। तो अगर हम आपको बता दें, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको चल लौ प्रकार बोलते हैं, चल लौ प्रकार इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट का जो इन यंत्रों का प्रयोग होता है वो एसी डीसी दोनों प्रकार की राशियों को मापने के लिए किया जाता है, वो चाहे एसी करंट हो या डीसी करंट हो या एसी वोल्टेज हो डीसी वोल्टेज हो, दोनों प्रकार की राशियों को मापने के लिए हम मूविंग आयरन चल लौ प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इनका प्रयोग अगर केवल डीसी जो होते हैं, जिनका केवल डीसी राशियों को मापने के लिए किया जाता है, तो उसमें प्लस माइनस पॉइंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। जबकि जो मूविंग आयरन है, एसी डीसी दोनों में इनका प्रयोग होता है, तो इनके जो टर्मिनल की जो पहचान है उनमें कोई मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। इनके टर्मिनल में मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में टर्मिनल मार्क प्लस एंड माइनस, तो ये प्लस माइनस किसमें मार्क किए जाते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको प्रयोग केवल हम डीसी राशियों को मापने के लिए करते हैं, जैसे डीसी करंट या डीसी वोल्टेज, तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, तो ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग हम केवल डीसी में करते हैं, चल लौ कुंडली टाइप प्रकार के, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये कौन से होंगे इंस्ट्रूमेंट, ये केवल डीसी को मेजर करेंगे, ठीक। हम यहाँ किसके बारे में पढ़ना है हमको, मूविंग आयरन। तो मूविंग आयरन कैसे है, एसी डीसी दोनों में इनका प्रयोग होता है और इनमें कोई टर्मिनल मार्किंग नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, नो टर्मिनल मार्किंग, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया, विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम द जीरो पोजीशन इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी संकेतक यंत्र में संकेतक को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। संकेतक यंत्र या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया है, तो ये कौन किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये द्वितीयक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इंडिकेटिंग क्या होते हैं, तो ये किसी स्केल पर जो राशि हम मेजर कर रहे हैं उसकी मात्रा को पॉइंटर के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। इसमें तीन प्रकार के जो बल कार्य करते हैं, एक विक्षेपण टॉर्क कार्य करता है, ठीक है, एक नियंत्रण टॉर्क कार्य करता है, एक अवमंदन टॉर्क कार्य करता है, ठीक। लेकिन इसमें यह क्या पूछा गया, संकेतक को शून्य की स्थिति से स्थानांतरित, मतलब पॉइंटर है उसको जीरो पोजीशन से, मान लीजिए वहां पर कई सारी पॉइंट दी गई, 1 2 3 4 करके इस तरह से मात्रा लिखी हुई है उस स्केल पर, तो पॉइंटर है उसको जीरो पोजीशन से आगे बढ़ाने के लिए किस बल का कार्य, कौन सा बल कार्य करता है, तो इसमें विक्षेपण टॉर्क कार्य करता है, ठीक है, विक्षेपण टॉर्क कार्य करता है, ठीक, इसे विचलन बल कहते हैं। इसका कार्य होता है पॉइंटर को, संकेतक को जीरो पोजीशन से आगे बढ़ाने का काम, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है एंटी करंट डैम्पिंग, तो ये क्या है, ऑप्शन गलत है, ये डैम्पिंग टॉर्क के लिए उसमें काम करेगा। कंट्रोलिंग फोर्स, कंट्रोलिंग बल का काम क्या होता है, तो
ये जो निडल है, पॉइंटर होगा इंस्ट्रूमेंट का, उसको कंट्रोल करने का, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने का कार्य होता है कंट्रोलिंग फोर्स का, और वापस इसको जीरो पोजीशन पर लाने का कार्य भी किसका होता है? कंट्रोलिंग फोर्स का। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है, तो ये अवमंदन टॉर्क के लिए कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया डिफ्लेक्टिंग फोर्स, विचलन बल, ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स के कारण जो संकेतक है वो शून्य की स्थिति से क्या होता है? आगे बढ़ता है, स्थानांतरित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया विच इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग हमने बताया किस प्रकार का उपकरण है, तो इंटीग्रेटिंग जो होते हैं द्वितीयक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनकी क्या विशेषता होती है? तो ये किसी भी मात्रा को क्या करते हैं? पूरा, जैसे जबकि हम आपको देखें एक रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है, हमने सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आपको बताया इंटीग्रेटिंग, एक हमने बताया आपको इंडिकेटिंग, ठीक, एक बताया रिकॉर्डिंग, ठीक, और एक बताया इंटीग्रेटिंग, ठीक है। ये तीन प्रकार के कौन से होते हैं? तो ये द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट के प्रकार है, ठीक है। जो द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, द्वितीयक यंत्र होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग की क्या विशेषता होती है? ये उस उपकरण के तात्कालिक मान को दर्शाते हैं, तात्कालिक मान को दर्शाते हैं। तात्कालिक मान क्या होता है? किसी पर्टिकुलर विशेष समय पर उस राशि की मान को दर्शाना, तात्कालिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। जबकि इंटीग्रेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये क्या करते हैं? तो उस उपकरण की पूरा विवरण तैयार करके रखते हैं। मान लीजिए एक हफ्ते, एक महीने, इस तरह की पूरी रिकॉर्डिंग करके पूरा विवरण तैयार करके रखते हैं, ठीक है, पूरा विवरण। तो उन्हें हम किस प्रकार के उपकरण कहते हैं? तो इंटीग्रेटिंग उपकरण कहते हैं। अब पूछा गया है इंटीग्रेटिंग उपकरण का उदाहरण, तो हम आपको बता दें जो हमारे घर का क्या रहता है? एनर्जी मीटर रहता है। एनर्जी मीटर, ऊर्जा मापी, ठीक है। उस ऊर्जा मापी में हम, आप देखते हो क्या करते हैं, हम पूरे महीने कितनी बिजली के बिल का, कितनी बिजली की खपत की है, उसकी पूरी यूनिट की रिकॉर्डिंग एनर्जी मीटर में रहती है, ठीक है। पूरा विवरण किसमें रहता है? आपका उस एनर्जी मीटर में दिखाता है। हम इस महीने या इस दिन हमने कितने यूनिट बिजली की खपत की है, पूरा विवरण एनर्जी मीटर में दिखाते हैं। तो एनर्जी मीटर क्या है? एक प्रकार का इंटीग्रेटिंग उपकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया एसी वोल्ट मीटर, तो ये कैसा उपकरण है? तो ये इंडिकेटिंग में जाएगा, ठीक है। और एनर्जी मीटर हमारा कैसा है? तो ये इंटीग्रेटिंग उपकरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एनर्जी मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द शंट रेजिस्टेंट मटेरियल एज शोन इन द फिगर, चित्र में दिखाए अनुसार शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है, ठीक है। एक ये डायग्राम दिया गया है आपको, ठीक है। ये किसका डायग्राम है? तो ये शंट प्रतिरोध का है, शंट प्रतिरोध का डायग्राम है। अब पूछा गया शंट प्रतिरोध बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो इसको बनाने के लिए हम मैग्नीज धातु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमारा मैग्नीज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच मीटर इज यूज्ड टू मेजर द रिवॉल्यूशन पर मिनट ऑफ मोटर, किसी मोटर की प्रति मिनट परिक्रमण मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा गया है आपसे, कोई मोटर है, ठीक, मोटर की क्या है? प्रति मिनट परिक्रमण, क्या पूछा गया है? पर मिनट रिवॉल्यूशन, ठीक है, जिसे हम आरपीएम के नाम से जानते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। किसी भी मोटर की घूर्णन गति को मेजर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये टेकोमीटर जो यंत्र होता है ये क्या करता है? तो मोटर की घूर्णन गति को मापता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया एम्पियर आवर मीटर, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा दिया एनर्जी मीटर, तो ये भी नहीं है। तीसरा दिया सेंटर जीरो एमीटर, ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी में दिया टेकोमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? टेकोमीटर सही हो जाएगा। कि टेकोमीटर का प्रयोग हम मोटर की घूर्णन गति को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दैट
द सिंगल फेस एनालॉग एनर्जी मीटर वर्क। सिंगल फेस एनालॉग एनर्जी मीटर किस विद्युत प्रभाव पर काम करता है? ठीक है, यहाँ पूछा गया है आपसे जो एनालॉग प्रकार का, एनालॉग का मतलब क्या होता है? ऐसा एनर्जी मीटर जिसमें हमें जो स्केल बना होगा उस पे, ठीक है, और उस स्केल पर इस तरह का स्केल लाइनर स्केल भी हो सकता है, ठीक है, और इस पर वैल्यूज 1 2 3 इस तरह से करके वैल्यूज लिखी हुई होती है, ठीक है। उसको हम कैसा बोलते हैं? एनालॉग कहते हैं। मतलब उसमें अंकों में नहीं दर्शाता है, डिजिट। जैसे एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डिजिटल में क्या होता है कि डिजिट में चीजें दर्शा देता है। जैसे आप इस समय आने लगा है हमारा थर्मामीटर, जिसमें आप अगर थर्मामीटर से अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसमें डिजिट में दिखाता है कि 98 फ़ारेनहाइट, 96 फ़ारेनहाइट लिख कर आता है। और ऐसे पहले पुराना वाला जो थर्मामीटर था, पारा वाला कांच का, वो कैसा था? तो उसमें डिजिट कैसे रहती थी? एनालॉग, एक स्केल में दिखता था, ठीक है। तो एनालॉग एनर्जी मीटर किस विद्युत प्रभाव पर काम करता है? तो ये विद्युत के प्रेरण प्रभाव पर काम करता है, ठीक है, प्रेरण प्रभाव पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया इंडक्शन इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है? ठीक है, यहाँ किसके बारे में बताया गया है? तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? चल लौ कुंडली इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका प्रयोग केवल डीसी राशियों को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, वो डायरेक्ट करंट हो सकता है या डायरेक्ट वोल्टेज, ठीक है, डीसी राशियों को मापने के लिए हम करते हैं, मतलब केवल डीसी सप्लाई पर कार्य करते हैं, वो कौन होते हैं? मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इस पर लगे हुए नर्म लोहे के क्रोड का क्या काम है? ये पूछा गया। तो इसका काम होता है कि चुंबकीय फ्लक्स को चारों तरफ समान रूप से वितरित करना, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन में दिया है कि सुई की गति को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? तो वो नियंत्रण टॉर्क करता है। दूसरा दिया है विक्षेपण बल को मजबूत करता है, तो ये क्या है? ऑप्शन गलत है। तीसरा दिया है ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर गैप, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स को एक समान रूप से वितरित करने का कार्य कौन करता है? तो नर्म लोहे की क्रोड। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। What is the name of the scale as shown in the figure? चित्र में दर्शाए गए पैमाने का क्या नाम है? तो आप देख रहे हैं जो पैमाना दिया गया है, ठीक है, इस पैमाने को बताया गया ये किस तरह का पैमाना है। तो ये कैसा पैमाना दिखाया गया है? तो ये जो पैमाना आप इसमें देख सकते हैं, ये जो एक सीधी रेखा में नहीं, सीधी रेखा में ना होकर के क्या है? एक गैर रेखीय पैमाना है, ठीक है। इसको किस पैमाने के नाम से जानते हैं? तो इसे हम गैर नॉन लाइनियर स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, पहले ऑप्शन में दिया लाइनियर स्केल, लाइनियर स्केल नहीं है। लाइनियर स्केल में क्या होता है? एक रेखीय पैमाना होता है, ठीक है। एक्सटेंडेड स्केल विस्तारित पैमाना, तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है नॉन लाइनियर स्केल, गैर रेखीय पैमाना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, नॉन लाइनियर स्केल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया व्हाट इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज शोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए उपकरण का प्रकार क्या है, ठीक है। एक ही आपको डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के बारे में पूछा गया है ये किस प्रकार का है। तो ये जो डायग्राम है ये मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, जिन्हें हम एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इनको एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट का ये एक प्रकार है, ठीक है। कौन सा प्रकार है? तो अट्रैक्शन टाइप है, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मतलब आकर्षण प्रकार का चल लौह उपकरण है ये, ठीक है, जो क्या करता है? विद्युत चुंबकीय आकर्षण के प्रभाव पर, मतलब ये आकर्षण के प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। तो किस प्रकार का डायग्राम है ये? किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है? अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, आकर्षण प्रकार का चल लौह उपकरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हमारा अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज अनएबल टू मेजरिंग डायरेक्टली
बाय द मल्टीमीटर, कौन सी विद्युत मात्रा मल्टीमीटर द्वारा सीधे मापने में असमर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या होता है? ऐसा मीटर जिसमें हम एक से अधिक भौतिक राशियों को माप सकते हैं। ठीक है, उसे मल्टीमीटर कहते हैं। मल्टीमीटर से क्या क्या माप सकते हैं? तो हम करंट माप सकते हैं, एसी डीसी दोनों। ठीक है, वोल्टेज मापते हैं, एसी डीसी दोनों। ठीक है, इसके अलावा उससे प्रतिरोध को मापा जा सकता है। ठीक है, तो डीसी वोल्टेज माप सकते हैं, उससे प्रतिरोध माप सकते हैं, वोल्टेज, ये तीनों हम किससे माप सकते हैं? मल्टीमीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो पावर है, क्या दिया गया है? पावर, शक्ति है, उसको हम मल्टीमीटर से माप नहीं सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा, पावर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है, व्हाट इज द रीजन फॉर द मूविंग कॉइल मीटर हैविंग यूनिफॉर्म स्केल? चल लॉक मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? ठीक है, मतलब चल लॉक कुंडली जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, जिनका प्रयोग हम केवल डीसी पर कर सकते हैं, तो उन पे पूछा गया है उनका एक समान पैमाना यूनिफॉर्म क्यों रहता है, एक समान क्यों रहता है? इसका कारण होता है, तो इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो डायरेक्ट इसके धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, और जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो विचलन कोण के समानुपाती होता है। ठीक, संतुलन की स्थिति में जब बैलेंस कंडीशन होती है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क, ये क्या? संतुलन की स्थिति में दोनों बराबर रहते हैं। इसी के अनुसार क्या हो जाएगा? विचलन कोण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा, क्योंकि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो आई के समानुपाती है और कंट्रोलिंग टॉर्क विचलन कोण के समानुपाती है। ठीक है, इस कारण से जो विचलन कोण है वो धारा के अनुपात में रहता है। विचलन बड़ा गुण जो धारा के क्या रहता है? अनुपात में रहता है, इसलिए धारा के अनुपात में ही विचलन बड़ा गुण का मान भी बढ़ता है। इस कारण से जो उसका पैमाना है वो एक समान रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, विचलन गुण धारा के अनुपातिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर एज शोन इन द फिगर? चित्र में दर्शाए अनुसार आवृत्ति मीटर किस प्रकार का है? ठीक है, तो आपको एक फ्रीक्वेंसी मीटर दर्शाया गया है और पूछा गया है किस प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर है, तो उसे हम रीड प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर कहते हैं। ठीक है, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को मेजर करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप, तो ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरे में दिया है मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। इस फ्रीक्वेंसी मीटर को मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप, यांत्रिक अनुनाद प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर, आवृत्ति मीटर कहते हैं, या रीड प्रकार का आवृत्ति मीटर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया, व्हाट इज द टाइप ऑफ वॉट मीटर एज शोन इन द फिगर? चित्र में दर्शाए गए वॉट मीटर का प्रकार क्या है? ठीक, ये आपको एक वॉट मीटर का डायग्राम दिया गया है और पूछा गया किस प्रकार का वॉट मीटर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 3 सप्लाई दी गई हैं, L1, L2 और L3। ठीक है, इस सप्लाई से आपको पता चलता है कितने फेजेस पर वर्क कर रहा है। ये 3 फेज पर वर्क कर रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसमें 2 एलिमेंट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कितने एलिमेंट का प्रयोग किया गया है? 2 एलिमेंट। इसका काम क्या होता है? तो ये जब हम किसी 3 फेज सप्लाई में 2 वॉट मीटर विधि के माध्यम से पावर शक्ति को मापते हैं, तो उस समय इस मीटर का हम प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार का मीटर है? तो ये 2 अवयव 3 कला वॉट मीटर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, 2 एलिमेंट 3 फेज वॉट मीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है, विच इज द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड द ग्रेविटी कंट्रोल? गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? अगर पूछा गया है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम कंट्रोलिंग के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करें गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल को उसकी हम किस स्थिति में प्रयोग करना चाहिए उस उपकरण को? तो गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है गुरुत्व बल से जो पृथ्वी से संबंधित बल है। ठीक है, तो इसको प्रयोग करने की स्थिति क्या होती है? ऊर्ध्वाधर।
ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्थिति मतलब वर्टिकल पोजीशन, इसको हमेशा वर्टिकली ऊर्ध्वाधर स्थिति पर प्रयोग करना चाहिए ताकि सही से वर्क कर सके। पहला दिया है गया है इंक्लाइन पोजीशन, झुकी हुई स्थिति, तो इस स्थिति में ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन, क्षैतिज स्थिति में गुरुत्व बल का प्रभाव जो होगा उस पर नहीं हो पाएगा। एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में, ये ऑप्शन गलत है। वर्टिकल पोजीशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऊर्ध्वाधर स्थिति। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण जिस उपकरण में होता है उसे हमेशा वर्टिकल पोजीशन पर रखकर प्रयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया गया विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स विथ न्यूट्रल कनेक्शन। उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। उदासीन संयोजन की बात की गई है। उदासीन का मतलब है न्यूट्रल पॉइंट, इसकी बात की जा रही है न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होता है, तो जो सिंगल फेज सप्लाई रहती है, सिंगल फेज सप्लाई में न्यूट्रल पॉइंट रहता है। ठीक है, तो उदासीन संयोजन किस प्रकार के एनर्जी मीटर के साथ काम करता है, तो सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट जो एनर्जी मीटर होते हैं उस पर उदासीन संयोजक के साथ काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ करेक्ट होगा, सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनामो जो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका प्रयोग हम शक्ति को मेजर करने के लिए करते हैं, शक्ति पावर को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट होगा, पावर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है व्हाई द स्केल ऑफ द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म स्केल। ठीक है, गतिशील लौ यंत्र के स्केल का जो स्केल होता है वो असमान क्यों होता है। ठीक है, अब यहाँ पूछा, जैसे इससे पहले मूविंग कॉइल के लिए पूछा गया था, तो उसमें हमने क्या बताया था कि जो मूविंग कॉइल होता है उसमें स्केल समान होता है क्योंकि विचलन कोण जो होता है, ठीक है, वो धारा के अनुपातिक होता है। यहाँ पर क्या है, मूविंग आयरन में जो स्केल रहता है वो असमान रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो धारा के वर्ग के अनुपातिक होता है। किसके होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए धारा के वर्ग के साथ जो उसका विचलन टॉर्क बढ़ता है, इस कारण से जो स्केल रहता है वो असमान रहता है क्योंकि दोनों हैं वो समान रूप से वृद्धि नहीं करेंगे। अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ेगा तो जो करंट होगी वो वर्ग में बढ़ेगी। ठीक है, इस कारण से इसका जो स्केल होता है वो असमान रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में सी में दिया गया है विच डिफ्लेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती है, इस कारण से मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वो असमान होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेजर 10 मिली एम्पियर विथ 1 मिली एम्पियर मीटर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम। 27 ओम प्रतिरोध वाले 1 मिली एम्पियर मीटर से 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान परिकलित करें। क्या करना है, 1 मीटर है जिसका प्रतिरोध कितना है 27 ओम, R 27 ओम दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि 1 मिली एम्पियर जो मीटर है वो कितनी करंट मेजर कर सकता है, 1 मिली एम्पियर, उससे हमें 10 मिली एम्पियर मापने के लिए तैयार करना है। मतलब उसको ऐसा बनाना है कि वो जो 1 मिली एम्पियर से कितनी मिली एम्पियर करंट मेजर कर सके, 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो उसमें हम कितना आवश्यक शंट प्रतिरोध ऐड कर दें कि जो मीटर है वो 1 मिली एम्पियर से बढ़ करके कितना, 1 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर तक की करंट को मेजर कर सके। ठीक है, शंट प्रतिरोध निकालना है RSH, ये हमें गणना करनी है। ठीक है, जो मीटर की करंट दी गई है वो कितनी है, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, IM कितना दिया गया है, मीटर की जो करंट है वो 1 मिली एम्पियर दी गई है। ठीक है, और हमको उसको बढ़ा करके कितने मान का हम शंट प्रतिरोध यूज करें कि जो वैल्यू है वो बढ़कर कितनी हो जाए, 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं RSS इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है IM इंटू RM अपॉन ISH। ठीक है,
अब हमको RSS निकालना है। IM की वैल्यू दी गई है, RM की वैल्यू दी है, जो मीटर का रेजिस्टेंस है वो भी दिया गया है। ISS शंट प्रतिरोध की करंट को निकालना है, ठीक है। तो शंट प्रतिरोध की करंट को निकालने का फॉर्मूला होता है ISS इज इक्वल टू, जो करंट हमको मेजर करनी है, कितनी करंट मेजर करनी है, 10 मिली एम्पियर, ठीक है। टोटल करंट कितनी है मीटर की हो जाएगी वो 10 मिली एम्पियर, और अभी मीटर की करंट कितनी है, तो टोटल करंट जितनी करनी है उससे मीटर की करंट को मेजर कर माइनस करते हैं तो ISS आ जाता है हमारा, ठीक है। यहाँ कितनी थी, टोटल करंट कितना है 10 मिली एम्पियर, ठीक है, और मीटर की जो करंट है वो कितनी है 1 मिली एम्पियर, इनको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 मिली, ठीक है। रख देते हैं वैल्यू, ठीक है। IM की वैल्यू कितनी है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर को लिखते हैं 10 की घात -3, तो किसमें बदल जाएगा एम्पियर में, इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गई है तो 27, ISS शंट करंट कितनी दी गई है तो 9 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में लिखेंगे तो 10 की घात -3, ठीक है। पावर से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 9 का डिवाइड 27 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। तो शंट प्रतिरोध का मान कितना आ गया 3 ओम। अगर हम मीटर में 3 ओम का शंट प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे तो जो मीटर है वो 1 मिली एम्पियर से कितने 10 मिली एम्पियर मापने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मान आएगा 3 ओम, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3 ओम। 3 ओम क्या होता है, करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज्ड टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ बैटरी। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बैटरी की ध्रुवता मतलब बैटरी की पोलैरिटी प्लस माइनस पॉइंट चेक करने के लिए हम किस प्रकार के मीटर का प्रयोग करेंगे, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो इसमें क्या है पॉइंट दिया गया है कौन सा प्लस माइनस। अभी हमने बात आपको बताया बैटरी में कौन सी सप्लाई रहती है डीसी, और डीसी सप्लाई पर किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं हम, मूविंग कॉइल प्रकार के, ठीक है। मूविंग कॉइल चल लॉक कुंडली प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करेंगे बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए एमसी टाइप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, इसका प्रयोग करेंगे हम चल कुंडली वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। और बैटरी है, बैटरी में वोल्टेज होता है, उसके लिए मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है why two diagonally opposite holes are provided in the aluminum disc in energy meter। ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 विकर्ण विपरीत छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। क्या होता था कि जब शुरुआत में एनर्जी मीटर बनते थे तो एनर्जी मीटर की ये विशेषता होती थी कि या एक खराबी थी कि उसमें एक जो गोल डिस्क लगी होती है, ठीक है, उस डिस्क में अगर हम लोड को एनर्जी मीटर में ऐड नहीं करते हैं, लोड ना होने पर भी वो क्या होती थी डिस्क घूमती थी और मीटर रीडिंग बढ़ती थी, ठीक है। इस दोष को हम क्रिपिंग दोष के नाम से जानते हैं। जब एनर्जी मीटर में या मीटर में लोड कनेक्ट ना हो तब भी उसकी डिस्क घूमे, ठीक है, उसको क्रिपिंग दोष के नाम से जाना जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उस एल्यूमिनियम डिस्क में क्या किए जाते हैं 2 छिद्र दिए जाते हैं ताकि वो जो डिस्क की घुमाव गति है उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो किसके लिए किया जाता है क्रिपिंग दोष को कम करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। पहले से ऑप्शन में दिया टू प्रिवेंट द फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स रिसाव को रोकने के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया टू अरेस्ट द क्रिपिंग एरर, क्रिपिंग रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए, क्रिपिंग दोष को रोकने के लिए, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। डिस्क में किए गए होल का उद्देश्य होता है कि क्रिपिंग दोष को क्या कर सके हम हटा सके उससे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया विच फैक्टर इज अफेक्टेड ड्यू टू द लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापन उपकरणों पर लोडिंग प्रभाव के कारण कौन सा कारक प्रभावित होता है, ठीक है। तो कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में उसमें लोडिंग प्रभाव है, लोड का प्रभाव है, इस कारण से कौन सा कारक जो है उसमें प्रभावित होगा, तो लोडिंग इफेक्ट के कारण जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी संवेदनशीलता प्रभावित होती है, ठीक है।
संवेदनशीलता पर प्रभाव पड़ता है और वो क्या हो जाती है, संवेदनशीलता कम हो जाती है उनकी, ठीक है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है लो सेंसिटिविटी, कम संवेदनशीलता, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया विच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है, ठीक है, एक निरपेक्ष उपकरण के बारे में पूछा गया है। एब्सोल्यूट उपकरण, निरपेक्ष उपकरण मतलब प्राइमरी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, तो कौन सा होता है, तो हमारे जो गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, धारा की, किसी धारावाही चालक में प्रवाहित धारा की उपस्थिति को दर्शाना कि उसमें करंट प्रवाहित हो रही है या नहीं, सिर्फ इतना काम होता है गैल्वेनोमीटर का, जबकि ये उसकी कितनी मात्रा है उसको बताने में क्या है, असमर्थ है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का उपकरण है, निरपेक्ष, या इसको प्राइमरी प्रकार का उपकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, स्पर्शरेखा गैल्वेनोमीटर, ये ऑप्शन क्या होता है हमारा, करेक्ट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया विच पावर ऑफ एसी सप्लाई इज मेजर्ड बाय द वॉटमीटर, एसी आपूर्ति की कौन सी शक्ति वॉटमीटर द्वारा मापी जाती है। इसमें आपसे हमने बताया था अभी पिछले चैप्टर में एसी थ्योरी में कि 3 प्रकार की पावर होती है, एक आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और प्रतिक्रियाशील शक्ति। तो वॉट मीटर जो मेजर करता है वो कौन सी शक्ति को मेजर करता है, तो वॉट मीटर वास्तविक शक्ति को मेजर करता है, वास्तविक शक्ति जो एक्चुअल में उपयोग की जाने वाली शक्ति होती है, ठीक है, जैसे हम ट्रू पावर भी कहते हैं और वॉटफुल पावर भी कहते हैं, ठीक है। तो एसी आपूर्ति की वॉट मीटर द्वारा वास्तविक शक्ति को नापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है ट्रू पावर, वास्तविक शक्ति, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ करेक्ट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है व्हाई द डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, गतिशील कुंडल उपकरण में अवमंदन बल की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो हमने आपको बताया मूविंग आयरन, ठीक है, जो कैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो एक प्रकार का इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। इनकी क्या विशेषता होती है, तो किसी संकेतक के माध्यम से किसी भौतिक राशि के मान को प्रदर्शित करते हैं ये, ठीक। इसमें 3 प्रकार के टॉर्क उत्पन्न का प्रयोग होता है, एक विचलन जो पॉइंटर को गति कराने का काम करते हैं, दूसरा कंट्रोलिंग जो संकेतक या पॉइंटर की गति को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और एक होता है अवमंदन बल, इसका काम होता है कि जो पॉइंटर है उसको स्केल पर क्या करने का, स्थिर करने का, जो मतलब भौतिक राशि को मेजर करने के बाद जो वैल्यू आई है उस वैल्यू पर उसको क्या कर दें, पॉइंटर को स्थिर कर दें, ये काम किसका होता है, अवमंदन बल का होता है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में दिया है हैव द डिफ्लेक्शन फोर्स टू एक्ट फास्ट, विचलन बल को तेजी से कार्य करने में मदद करता है, तो ये कार्य अवमंदन बल का नहीं होता है। दूसरा दिया गया ब्रिज द नीडल टू इट्स जीरो पोजीशन, सुई को उसकी शून्य स्थिति में लाता है, तो शून्य स्थिति में लाने का काम किसका होता है, नियंत्रण बल का होता है, इसका होता है नियंत्रण बल का। सी में दिया गया मेक्स द नीडल मूवमेंट फास्टर, सुई की गति को तेज करता है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ब्रिंग द नीडल टू रेस्ट एट फाइनल वैल्यू, सुई को अंतिम मान पर स्थिर करे, तो ये काम किसका होता है, अवमंदन बल का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द एरर इफ द एनर्जी मीटर डिस्क रोटेटिंग कंटिन्यूअसली ऑन नो लोड, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना लोड के लगातार घूमती है तो त्रुटि का नाम क्या है। इसमें पूछा गया है एनर्जी मीटर है, उसकी जो डिस्क है वो अगर उसमें लोड नहीं ऐड है तब भी वो घूम रही है, तो इस दोष को किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम क्रिपिंग एरर के नाम से जानते हैं, क्रिपिंग त्रुटि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्रिपिंग एरर, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा यहाँ करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया व्हाट इज द नेम ऑफ द मीटर एज शोन इन द फिगर, चित्र में दिखाया गया मीटर का क्या नाम है, एक मीटर आपको दिखाया गया है ये, ठीक है, इसमें ये वोल्टेज लिखा है, ठीक। तो ये किस प्रकार का मीटर है, तो इसमें देख सकते हैं कई अलग अलग रेंज दी गई है, यहाँ वैल्यू कुछ और है, यहाँ कुछ और, यहाँ तो अलग अलग वैल्यू दी गई है, मतलब मल्टी रेंज, हम इससे अलग अलग वैल्यू का वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या विशेषता है इस मीटर की, तो इससे एसी डीसी दोनों प्रकार के वोल्टेज को मेजर किया जा सकता है। तो ये किस प्रकार का मल्टी मीटर हो गया, ये आपका
मूविंग आयरन टाइप का वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। और क्या क्या मेजर कर सकते हैं हम, तो इससे एसी डीसी मल्टी रेंज वैल्यूज निकाल सकते हैं, मतलब अलग अलग वैल्यू को मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो कैसा है, एसी डीसी मल्टी रेंज, एसी डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर या एसी और डीसी बहुपरास वोल्ट मीटर भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है एसी एंड डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। अगर ये बी की जगह आई लिखा होता तो क्या हो जाता है, ये एसी एंड डीसी मल्टी रेंज अमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड विद एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है, ठीक है। तो वायु घर्षण मतलब अवमंदन बल के लिए वायु घर्षण प्रणाली का प्रयोग हम किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, इनका प्रयोग चल लौह प्रकार के उपकरण में किया जाता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कौन सी डैम्पिंग अवमंदन प्रणाली प्रयोग की जाती है, तो वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट चल लौह उपकरण, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है, हाउ द क्रीपिंग एरर इज कंट्रोल्ड इन एनर्जी मीटर, ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो अभी हमने बताया कि एल्यूमिनियम एनर्जी मीटर में बिना लोड के जब डिस्क घूमती है तो उसको हम किस दोष के नाम से जानते हैं, क्रीपिंग दोष के नाम से जानते हैं। अब पूछा गया क्रीपिंग दोष को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो हम एल्यूमिनियम की डिस्क में 2 छिद्र बना देते हैं, जो वो छिद्र क्या करते हैं, तो वो होल डिस्क की घूमने की गति को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिस्क पर 2 छिद्र बना करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बाय ड्रिलिंग 2 होल्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन डिस्क, डिस्क पर 2 छिद्र ड्रिल व्यास के विपरीत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट है। क्रीपिंग दोष को रोकने के लिए हम डिस्क पर 2 छिद्र कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापन उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो आपके मापक उपकरण है उन उपकरणों में कंट्रोल स्प्रिंग के लिए ठीक है, कंट्रोल स्प्रिंग के लिए बनाने के लिए हम किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए फॉस्फर ब्रॉन्ज का प्रयोग किया जाता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज द्वारा मापक यंत्रों की कंट्रोलिंग स्प्रिंग बनाई जाती है, ठीक है। इसका जो हिस्टेरेसिस होता है वो कम होता है, इस कारण से इसका प्रयोग हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में है फॉस्फर ब्रॉन्ज, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। इस मापक उपकरणों की जो नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए हम फॉस्फर ब्रॉन्ज धातु का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको आज हमने कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो समझ में आए होंगे। थोड़ी आज हमारी आवाज़ खराब है, इस कारण से हो सकता है आपको कुछ शब्दों में प्रॉब्लम हो, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जुड़े रहें मंजिल करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच।